Good morning, beta. Hope you all will be okay. And today we are going to start the first chapter of physics for class 12th. तो आज हम क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा चैप्टर है बेटा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो उस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन हो जाए कि 12th क्लास में हम क्या करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो स्टार्टिंग में हम 12th में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है वो नाम से ही आपको आइडिया हो गया होगा। ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। और इलेक्ट्रो मीन्स क्या है? चार्ज। ठीक है, और स्टैटिक मीन्स आप क्या कह सकते हैं? स्टैटिक्स आपने पढ़ा है, डायनामिक्स मैकेनिक्स की एक ब्रांच है काइनेमेटिक्स, स्टैटिक्स और डायनामिक्स। तो जिसमें आप ऑब्जेक्ट के रेस्ट की सिचुएशन के बारे में स्टडी करते हैं वो स्टैटिक्स है। तो हम क्या करेंगे यहाँ? हम चार्ज को स्टडी करेंगे व्हेन इट इज इन रेस्ट। तो आपका फर्स्ट पोर्शन यही होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो आपके 2 चैप्टर में कंप्लीट होगा। और उसमें से फर्स्ट चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स और अगला होगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, उसके बाद हम स्टडी करेंगे चार्ज इन मोशन, जिसको हम इलेक्ट्रोडायनेमिक कह सकते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं। तो नेक्स्ट में हम चार्ज के मोशन के बारे में स्टडी करेंगे और फिर हम स्टडी करेंगे मैग्नेटिज्म के बारे में। उसके बाद हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। 10th में इन सब के बारे में आप थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, है ना। और उसके बाद फिर आपका आ जाएगा ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस है, एटम एंड न्यूक्लियाई है और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो ये सब हम 12th के सिलेबस में फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है फर्स्ट चैप्टर का। तो हम करते हैं स्टार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट पार्ट, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको क्लियर हो गया होगा क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? हम कह सकते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसकी ब्रांच है? फिजिक्स की। और फिजिक्स किसकी ब्रांच है? साइंस की, जिसमें हम फिजिकल फिनोमेना के बारे में स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या करेंगे? चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट। तो हम कह सकते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच, जिसमें हम पढ़ेंगे इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज इन रेस्ट। चार्ज जब रेस्ट में होगा तो उसके क्या फोर्सेज होंगे, कैसे अप्लाई होगा, क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, उन सब के बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अराइज होता है चार्ज के बारे में कि एक्चुअली चार्ज है क्या, चार्ज को मापते कैसे हैं। ठीक है, तो देखिए चार्ज ठीक है, चार्ज है क्या? अब आप ये देखिए, आपने बचपन में जरूर ऐसा किया होगा, है ना। स्केल है आपके पास और ड्राई हेयर्स में आपने रब किया स्केल को। ठीक है, रब करने के बाद आपने देखा कि वो जब आप छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों के पास उसको लेके जा रहे हैं तो उन टुकड़ों को अट्रैक्ट करता है। या आपने देखा होगा कई बार ड्राई हेयर्स में आप कंघी करते हैं तो कॉम्ब पर आपके बाल चिपकने लगते हैं कुछ देर के बाद, यानी कि आपके हेयर्स हैं वो कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। उसके बाद अगर आपने उस कॉम्ब को या वो जो स्केल था जिसे आपने रब किया था उसे टच किया अपने हैंड से, दूसरे हैंड से उसी तरफ से टच कर लिया जहाँ से आपने उसे रब किया था, तो वो क्या हो जाता है, बाद में पेपर को अट्रैक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये सब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वजह से होता है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में जब आपने स्केल लिया था वो आपके पेपर्स को अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, आपने रब किया तो अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टी उसमें डेवलप हो गई रब करने से कि उसने अट्रैक्शन स्टार्ट कर दिया, उससे पहले वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था। ठीक है, और वही प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज है। तो एक्चुअली चार्ज को हम क्या कह सकते हैं? अ प्रॉपर्टी कह सकते हैं, किसी सब्सटेंस की ऐसी प्रॉपर्टी, इसको इनहेरेंट प्रॉपर्टी कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं? चार्ज इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इनहेरेंट या इंट्रिंसिक कह सकते हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस। ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मींस इसमें कोई चेंजमेंट नहीं आता मास की वजह से या
कोई और कंडीशंस हो उनकी वजह से इसमें कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, जो है वो वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ऑफ अ सब्सटेंस, ऑफ ऑब्जेक्ट कह सकते हो, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब प्रॉपर्टी इसकी वजह से क्या होगा, तो अभी हमने डिस्कस किया कि अगर हम स्केल को ऐसे ही पेपर की तरफ लेके जाएंगे वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर हम हेयर्स में रब करेंगे और फिर पेपर की तरफ लेके जाएंगे तो अट्रैक्शन स्टार्ट हो गया। तो मीन्स क्या कर दिया उसने, फोर्स लगाना शुरू कर दिया दूसरे ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज द इनहेरेंट या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट स्टार्ट्स, ये शुरू कर देगा, टू अप्लाई सम फोर्स, टू अप्लाई सम फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाना शुरू कर देगा। ऐसी प्रॉपर्टी को हमने क्या कह दिया, चार्ज कह दिया। और जो फोर्स है ना, वो फोर्स आपका कैसा भी हो सकता है, मीन्स वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, जिसके बारे में हम आगे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप चार्ज आपको क्लियर हो गया होगा। चार्ज है क्या, चार्ज एक्चुअली एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स हैं वो फोर्स लगाना शुरू कर देंगे। जब तक उनके ऊपर चार्ज नहीं आएगा तब तक वो न्यूट्रल रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जैसे कॉम का या स्केल का हमने एग्जांपल लिया, लेकिन जैसे ही चार्ज अराइज हो गया तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर फोर्स लगाना शुरू करेंगे। फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो देखिए टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में स्टार्टिंग में जब इसके बारे में डिस्कस किया गया तो कुछ एग्जांपल्स लिए गए इसके बारे में स्टडी करने के लिए। एक ग्लास रोड ली गई और एक सिल्क क्लॉथ लिया गया। उस ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ पे काफ़ी टाइम के लिए रब किया और उसे सस्पेंड कर दिया फ्रीली किसी धागे से बांधकर। ठीक है, फिर एक और ग्लास रोड ली गई, उसको फिर से क्या किया, क्लॉथ पर रब किया, उसे फिर से सस्पेंड किया उस पहले वाली रोड के पास। ऐसे आप ये मान लीजिए ये आपका धागा था, सस्पेंड कर रखा है यहाँ रोड को, ऐसे ये रोड है। ठीक है, दूसरी को भी सस्पेंड किया यहाँ, तो क्या हुआ, उस रोड ने इस रोड को, यहाँ जो रोड थी, जब दूसरी रोड आ गई ना तो इसने अपनी पोजीशन चेंज कर दी, ये जहाँ थी वहां से दूर चली गई, यानी कि उसने क्या किया, इसको रिपेल किया पहले वाली ने। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि आपकी पहले वाली रोड और बाद वाली रोड दोनों को एक ही तरह के कपड़े से आपने रब किया है, तो दोनों पर एक ही तरह की प्रॉपर्टी आ गई, यानी कि सिमिलर चार्ज आ गया। फिर क्या किया गया, फिर सिल्क क्लॉथ को लाया गया इसके पास, तो क्या किया, इस रोड ने सिल्क क्लॉथ को अट्रैक्ट किया, इसके पास लेकर गए तो इसने भी सिल्क क्लॉथ को अट्रैक्ट किया। मीन्स उस पर कोई अपोजिट चार्ज आया होगा, इसकी बजाय तो इन्होंने अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, और इन दोनों पर सिमिलर चार्ज था तो इन्होंने रिपल्शन स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही पिथ बॉल्स के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया गया, उनको भी रब करके जब सस्पेंड किया गया, पहले जब उन्हें सस्पेंड किया तो वो पैरेलल थे, मीन्स जब तक उन्हें रब नहीं किया था वो न्यूट्रल थे, उन पर कोई चार्ज नहीं था, वो पैरेलली थे। ठीक है, लेकिन जब उनको किसी ऑब्जेक्ट से रब करके यहाँ सस्पेंड किया गया सिमिलर ऑब्जेक्ट से, तो इन पर सिमिलर टाइप का चार्ज आ गया और इनमें रिपल्शन स्टार्ट हो गया और इनकी नई पोजीशन ये बन गई। मीन्स ये वहीं सस्पेंडेड थे लेकिन अपनी पोजीशन से, अपने पहले वाली जो पोजीशन से उससे दूर दूर हट गए। इट मीन्स इन्होंने क्या किया, रिपेल किया। अब ऐसा ही किया गया एबोनाइट रोड्स के साथ भी, जैसे कि आपकी ग्लास रोड्स थी, एबोनाइट रोड को फर के साथ क्या किया, रब किया, सस्पेंड किया, दोनों एबोनाइट रोड ने एक दूसरे को रिपेल किया सेम। लेकिन लास्ट में क्या किया कि पहले ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ पर रब करके सस्पेंड किया और उसके बाद एबोनाइट रोड को जब रब करके सस्पेंड किया गया तो उन दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। मीन्स आप ये कह सकते हैं अगर ये ग्लास रोड थी और ये एबोनाइट रोड थी तो इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ से पता चला कि दो टाइप के चार्जेस होते हैं, अगर सिमिलर होंगे तो वो क्या करना स्टार्ट कर देंगे, रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे, और अपोजिट होंगे तो वो क्या करेंगे,
अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ड्यूफे ने भी इनके बारे में काफ़ी स्टडी किया था और कंक्लूजन निकाला था, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। ठीक है, अब 2 टाइप की चार्जेस तो हैं, बट इनको नाम पॉजिटिव और नेगेटिव किसने दिया? तो आप साइंटिस्ट हैं, काफ़ी आपने इनका नाम भी सुना होगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन फर्स्ट थे जिन्होंने सबसे पहले चार्ज 2 है और हम उन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव के नाम से जानेंगे ये कहा था। ठीक है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में बताया। तो अभी फिलहाल हमें क्लियर हो गया है कि चार्ज एक्चुअली है क्या। चार्ज एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से सब्सटेंस क्या करते हैं, एक दूसरे पर फोर्स लगाना स्टार्ट कर देंगे। अगर चार्ज नहीं होगा, जैसा कि फर्स्ट कंडीशन में था कि कोई चार्ज नहीं, हमने किसी के साथ रब नहीं किया, तो ये कोई फोर्स नहीं लगा रहे, पैरेलली सस्पेंडेड रहेंगे। लेकिन जैसे ही चार्ज आ जाएगा तो ये अट्रैक्ट या रिपेल करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहीं से कंक्लूजन निकला कि देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्जेस, सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अब उसके बाद देखिए बेटा कि चार्ज है वो जनरेट कहाँ से होता है, कैसे आएगा चार्ज। ठीक है, तो वो हम देखते हैं। ओरिजिन ऑफ चार्ज आप कह सकते हैं, कॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चार्ज कह सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। तो ओरिजिन ऑफ चार्ज हम पढ़ेंगे कि मेन चार्ज आपका जनरेट कहाँ से हो रहा है। अब देखिए, चार्ज प्रॉपर्टी तो है ही, आई कहाँ से, कैसे अराइज हो रही है। ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। यही अभी तक हम कॉम वाला ले रहे थे कि कॉम कर रहे हैं हम हेयर्स में। तो स्टार्टिंग में जब कॉम आपने हेयर्स में डाला था तो वो हेयर्स को अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, लेकिन जैसे बार बार आपने ड्राई हेयर्स में ऐसे ऐसे किया तो हेयर्स को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। या स्केल आपका था, स्केल को बार बार आपने रब किया तो बाद में वो पेपर्स को अट्रैक्ट करने लगा या हेयर्स को अट्रैक्ट करने लगा। तो ये क्यों हुआ? ये हो गया ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो जनरली आप देखिए, कोई भी आपका एटम होगा, ये मान लीजिए आपका एक एटम है और ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस, और ये आपका पूरा का पूरा एटम है। अब आपको पता है एटम में बहुत सारी सेल होंगी, ये फर्स्ट सेल हो सकती है, ये सेकंड सेल हो सकती है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो भी आप एटम ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सेल्स चेंज हो जाएंगे। तो आपकी जो सेल्स हैं उनमें कौन होता है? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे आपकी फर्स्ट सेल में 2 ही होंगे, आपकी सेकंड सेल में 8 हो सकते हैं। ठीक है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते रहेंगे। और आपके न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो आप ये कह सकते हैं कि जो एंटायर पॉजिटिव चार्ज है वो कंसंट्रेटेड है आपके न्यूक्लियस में, और जो नेगेटिव चार्ज है वो स्प्रेडेड है बाहर आपके सेल्स में अलग अलग। ठीक है, अलग अलग ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है। अब जब कोई भी फोर्स लगाई जाएगी तो क्या होगा? आपका एटम है वो न्यूट्रॉन या प्रोटॉन की बजाय इलेक्ट्रॉन को जल्दी लीव कर सकता है। ठीक है, या एक्सेप्ट कर सकता है। तो क्या हुआ यहाँ आपने देखा, कोई एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे NaCl है। NaCl कॉमन सॉल्ट, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। Na क्या है? आपका सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11, और कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 281, है ना। सेकेंड आपका इसमें आइटम है क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 और इसका आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये फर्स्ट सेल कंप्लीटली फिल्ड है, ये कंप्लीटली फिल्ड है, और ये पार्शियली फिल्ड है, बहुत कम है, एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कंप्लीटली फिल्ड या हाफ फिल्ड, क्योंकि हर एक एटम क्या चाहता है? स्टेबल होना चाहता है, और स्टेबिलिटी के लिए या तो कंप्लीटली फिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो कंप्लीट, तो भी इसको 7 या 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। अब वो एक्सेप्ट कर पाना, इसको गेन कर पाना काफ़ी मुश्किल होगा। तो इसकी टेंडेंसी क्या रहेगी कि इस 1 को रिमूव कर दे इजीली। ऐसे ही हम यहाँ आ जाएंगे, 17 है तो फर्स्ट और सेकंड सेल तो कंप्लीटली फिल्ड है, लेकिन जो थर्ड सेल है वो पार्शियली फिल्ड है। कंप्लीटली फिल्ड होने के लिए इसे 1 को एक्सेप्ट करने की जरूरत है, और कंप्लीटली हाफ फिल्ड होने के लिए 3 को रिलीज करने की जरूरत है। बट 1 को एक्सेप्ट करना ज़्यादा इजी है 3 को डोनेट करने की बजाय। तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी कि ये 1 को एक्सेप्ट कर ले,
और इसीलिए ये आपस में क्या करते हैं, बॉन्डिंग बना लेते हैं NaCl की फॉर्म में। तो Na ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, किससे कर दिया, क्लोरीन को। तो अब Na के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे वो देखिए आप। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक को डोनेट कर दिया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 हो जाएंगे, है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन बताइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास स्टार्टिंग में इसका जब एटॉमिक नंबर 11 था, तो आप ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल थे, 11। लेकिन अब इसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, प्रोटॉन को तो नहीं किया। प्रोटॉन तो कहाँ है, सेंटर में है। प्रोटॉन को डोनेट करना इजी नहीं होता, बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत है। तो प्रोटॉन यही रहेगा, इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए, 11। स्टार्टिंग में जब आप डिस्कस कर रहे थे तो आपके पास नेगेटिव भी 11 था और पॉजिटिव भी 11 था, तो टोटल चार्ज क्या था, 0। इसलिए आप सोडियम को सिर्फ Na लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अब जब इसने इसके साथ बॉन्डिंग कर ली है तो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने पर इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए 10 और प्रोटॉन हो गए 11। तो रिजल्ट क्या आया, +1 आया। मीन्स जो टोटल चार्ज है वो अब +1 है, और पहले कितना था, पहले 0 था। 0 को हम न्यूट्रल कहेंगे, और अब ये आ गया पॉजिटिव चार्ज, जिसको आप क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं, ठीक है। तो Na क्या बन गया, एक देने के बाद पॉजिटिव बन गया। अब यहाँ देखिए, स्टार्टिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो 17 थे, तो प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 17 होंगे। टोटल चार्ज आप लेंगे तो माइनस का भी 17 प्लस का भी 17, टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, 0। बट अब देखिए, अब इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 17 तो थे, और एक इसने यहाँ से एक्सेप्ट कर लिया, तो कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। लेकिन प्रोटॉन तो कोई एक्सेप्ट नहीं किया, तो प्रोटॉन जितना था उतना ही रहेगा, और कितने हो जाएंगे, 17। अब जब टोटल चार्ज निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होता है, -18, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, +17, तो वैल्यू आ जाएगी -1, और इसी को हम क्या कहते हैं, एनायन। तो आपका जो क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन लेने पर एनायन बन जाएगा। अगर 2 डोनेट किए होते तो 2 पॉजिटिव हो जाता, 2 गेन करता तो 2 नेगेटिव हो जाता। मीन्स जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज अराइज होगा, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे तो नेगेटिव चार्ज अराइज होगा। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको बेटा कि चार्ज अराइज क्यों हो रहा है। या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाए तब कोई चार्ज अराइज हो रहा है, या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाए तब कोई चार्ज अराइज हो रहा है। और इसको हम एक लाइन में क्या कह सकते हैं, ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज अराइज किसकी वजह से हुआ है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ट्रांसफर में हम ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं, दोनों ही हो सकता है। तो मेन जो ओरिजिन ऑफ चार्ज है वो क्या है, वो है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। एक एटम से दूसरे एटम में जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसकी वजह से क्या जनरेट होगा, चार्ज जनरेट होगा, ठीक है। और अब चार्ज कैसा होगा वो भी क्लियर हो गया होगा, देख लीजिए आप, प्रोसेस समझ आई आपको, देखिए बेटा, चलिए करें आगे, देखिए बेटा, तो इतना आपको क्लियर हो गया कि ओरिजिन ऑफ चार्ज है क्या। ओरिजिन ऑफ चार्ज क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। फिर आप क्या कह सकते हैं, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कब आएगा, तो आप लिख सकते हैं ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव चार्ज आएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है बेटा, कौन सी प्रोसेस होगी, डोनेशन। ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। तो ये मेन कॉज ऑफ चार्ज है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एक एटम दूसरे पर फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा। और चार्ज 2 टाइप का होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज अराइज क्यों होगा,
ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में जो गेन करेगा वहां आएगा नेगेटिव चार्ज और जो लॉस करेगा वहां आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब एक मेन बात है कि वो गेन और लॉस किस बिहाफ पर करेंगे, किस प्रॉपर्टी की वजह से करेंगे। ठीक है, तो एक क्वांटिटी आ जाती है क्या, वर्क फंक्शन को देखिए आप, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को आप थोड़ा बहुत बाइंडिंग एनर्जी से रिलेट कर सकते हैं समझने के लिए। फिजिक्स में हम उसे वर्क फंक्शन कहेंगे। बाइंडिंग एनर्जी एक्चुअली आपने पढ़ी होगी कि दैट एनर्जी ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, वो एनर्जी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड टू द न्यूक्लियस, आप कह सकते हो न्यूक्लियस से बाउंड रहते हैं। ठीक है, तो आप इसे वर्क फंक्शन कह सकते हैं फिजिक्स की फॉर्म, फिजिक्स की लैंग्वेज में इसे हम डिनोट कर सकते हैं फाई से। ठीक है, तो एक्चुअली वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन इज दैट मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। अब आपको पता चल गया ये बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल क्यों है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी वही एनर्जी है जिससे इलेक्ट्रॉन बाउंड है, और उतनी ही एनर्जी अगर हम देंगे तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करा पाएंगे। तो यहाँ हमारा ये होगा ना, दैट मिनिमम एनर्जी, दैट मिनिमम एनर्जी, वो कम से कम एनर्जी विच इज, जो जरूरी है किसके लिए, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए कह सकते हैं, विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी चाहिए वो आपका क्या है, वर्क फंक्शन। मीन्स आपका वर्क फंक्शन एक्चुअली क्या है, एक टाइप की एनर्जी है। तो वर्क फंक्शन की यूनिट क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगी। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा जो एनर्जी का होगा, m1n2t-2। ठीक है, तो अब देखिए क्या, अब पॉजिटिव और नेगेटिव की बात हम कर रहे थे कि पॉजिटिव कब आएगा, नेगेटिव कब आएगा। तो आपको पता है गेन करने से आएगा नेगेटिव और लॉस करने से आएगा पॉजिटिव। तो कभी भी दो सब्सटेंस जब कांटेक्ट में हो और एक दूसरे से चार्ज को ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, चार्ज अराइज होंगे, एक दूसरे में वो चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं, पर ये कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन चार्ज लेने वाला है और कौन चार्ज देने वाला है, वो पता चलेगा हमें वर्क फंक्शन से। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि हायर वर्क फंक्शन से लोअर वर्क फंक्शन की तरफ चार्ज ट्रांसफर होगा। मीन्स इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर होगा लोअर वर्क फंक्शन से हायर वर्क फंक्शन, सॉरी। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर फ्रॉम, अब समझिएगा इस चीज को, समझाते हैं अभी। इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा फ्रॉम लोअर वर्क फंक्शन एटम, लोअर वर्क फंक्शन, मैं फाइल लिख देती हूँ, टू हायर वर्क फंक्शन। मीन्स जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, और जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा वो क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, डायरेक्टली बाउंड होगा। आप ये कह सकते हैं कि जैसे हम दो चीज़ों को रब कर रहे हैं, तो रब करने से क्या होगा, बीच में फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जैसा कि हम स्केल के केस में कह सकते हैं, कॉम के केस में कह सकते हैं। एनर्जी है वो एनर्जी इसको मिल जाती है बाइंडिंग एनर्जी से ओवरकम आने के लिए, और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री। अब जिसका वर्क फंक्शन कम है उसको तो जल्दी से वो एनर्जी मिल गई, मीन्स जल्दी से वो उस लेवल पर पहुंच गया, और जिसका वर्क फंक्शन काफ़ी ज़्यादा था तो उसका अभी इलेक्ट्रॉन लॉस करने का लेवल आया नहीं है, उससे पहले लोअर का लेवल आ गया, तो लोअर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट कर देगा, और वो इलेक्ट्रॉन फिर किसके पास चला जाएगा, हायर वर्क फंक्शन वाले मटेरियल के पास। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जो लोअर वर्क फंक्शन वाला मटेरियल होगा वो चार्ज ट्रांसफर होने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा, और हायर वर्क फंक्शन वाला मटेरियल होगा वो चार्ज ट्रांसफर होने के बाद क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव, नेगेटिव हो जाएगा, हायर वाला, लोअर वाला पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि वो लॉस करेगा। चलिए अब इसके बाद हम स्टडी करते हैं प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। मीन्स हम चार्जिंग किस किस वजह से कर सकते हैं, किस किस प्रोसेस से कर सकते हैं। देखिए प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, प्रोसेसेस फॉर चार्जिंग।
हम इतने देर से डिस्कस कर ही रहे हैं। क्या है? फ्रिक्शन। बार बार हम कह रहे हैं कि कौन को हेयर्स में डालेंगे तो क्या होगा? फ्रिक्शन होगा, क्योंकि उनके बीच क्या है? रिलेटिव मोशन है। +1 में आपने पढ़ा होगा, है ना। और या फिर स्केल को आप हेयर्स पे रब कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? फ्रिक्शन हो रहा है। तो फर्स्ट आपका क्या होगा? बाय फ्रिक्शन। बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या होगा? देयर शुड बी रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो आप कह सकते हैं बाय फ्रिक्शन का मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट। ऑब्जेक्ट्स के बीच रिलेटिव मोशन में होने के साथ साथ वो किस में होने चाहिए? कॉन्टैक्ट में होने चाहिए। फिजिकल कॉन्टैक्ट आप कह सकते हो। टू ऑब्जेक्ट्स इन फिजिकल कॉन्टैक्ट, फिजिकली एक दूसरे के टच में होंगे और उनके बीच क्या होगा? रिलेटिव मोशन। तो उनके बीच क्या होगा? फिर फ्रिक्शन होगा, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगी और वो एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी के लिए काम करेगी और इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन हो पाएगा। ठीक है, फिजिकल कॉन्टैक्ट। चलिए अब सेकंड है बाय कंडक्शन। बाय कंडक्शन। अब कंडक्शन, कंडक्ट करना, जैसे आपने किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा है, दिस इज द गुड कंडक्टर, मेटल्स में पढ़ते हो, दीज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स क्या है? हीट को टच करेंगे तो वो हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं, ऐसे ऐसे बार बार रब करने की जरूरत नहीं है ना। या इलेक्ट्रिसिटी को, जैसे कंडक्टर है आपका आयरन का पीस, कॉपर का पीस, और किसी इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड में आप ना उसका एक एंड डाल के स्विच ऑन करोगे तो दूसरे एंड पर एट वंस आपका चार्ज पहुंच जाएगा, तो वो अच्छा कंडक्टर है। ठीक है, ट्रांसफर कर सकता है बिना फ्रिक्शन के, तो उसको हम क्या कहेंगे? बाय कंडक्शन। तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज कह सकते हो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, तो कह सकते हो दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ट्रांसफर ऑफ चार्ज बाय एक्चुअल कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। ओनली एक्चुअल कॉन्टैक्ट होगा, रिलेटिव मोशन की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअल कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। ठीक है, मीन्स एक चार्ज बॉडी को दूसरे के टच कराएंगे तो उस पर ट्रांसफर हो जाएगा टच होते ही, तो उसे हम क्या कहेंगे? चार्जिंग बाय कंडक्शन। और थर्ड काफी इंपॉर्टेंट है बाय इंडक्शन, चार्जिंग इंडक्शन। अब इंडक्शन वर्ड बना है इंड्यूज होने से। अब इंड्यूज होने से क्या मतलब है वो देखिए, इन्हें हम साफ कर देते हैं बाय फ्रिक्शन एंड बाय कंडक्शन को, फिर अच्छे से समझते हैं। ठीक है, देखिए बाय थर्ड था इंडक्शन। अब देखिए बाय इंडक्शन में इंड्यूज होना मीन्स चार्ज को प्रोड्यूस करेंगे विदाउट एनी एक्चुअल कॉन्टैक्ट, उसी को हम बोलते हैं बाय इंडक्शन। इंड्यूस करना, प्रेरणा देना, प्रेरित करना। ठीक है, तो देखिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट होगा जिसे हमने इंसुलेट कर रखा है अर्थ से, मीन्स ये इंसुलेटर मटेरियल हो सकता है। ठीक है, अब कोई ऑब्जेक्ट आपका न्यूट्रल है, पहले तो ये चीज आप क्लियर कीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट आपके पास न्यूट्रल है, उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि उसका टोटल चार्ज 0 है। बट आप ये नहीं कह सकते कि उसके पास कोई चार्ज नहीं है, उसका नेट चार्ज नहीं है। आप ये कहेंगे कि इट हैव 0 नेट चार्ज बट इट हैव इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, क्योंकि 0 तभी आएगा ना जब उसके पास इक्वली इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हों। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कोई भी सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे ही नहीं। ठीक है ना, तो आपका जो भी सब्सटेंस आपने यहाँ लिया जो कि न्यूट्रल है, इट मीन्स इट हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, फिर हमने क्या किया? एक चार्ज रोड इसके पास लेके आएंगे। अब वो जो चार्ज रोड है वो कैसे भी चार्ज की हो सकती है, पॉजिटिव चार्ज की भी आप लेके आ सकते हैं, नेगेटिव चार्ज की रोड भी लेके आ सकते हैं। देखो अगर हम पॉजिटिव चार्ज रोड लेके आ रहे हैं तो क्या, अगर आप जो रोड इसकी को पास लेके आ रहे हैं, टच नहीं कराएंगे, ठीक है, तो अगर उसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा? इसके पास इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं।
अब पॉजिटिव चार्ज सिमिलर चार्ज को रिपेल करेगा, मीन्स इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होंगे उनको रिपेल करेगा और जो नेगेटिव होंगे उन्हें अट्रैक्ट करेगा। तो इसके इनसाइड जो चार्ज होगा उसका नेगेटिव पार्ट इधर इकट्ठा हो जाएगा और पॉजिटिव यहाँ चला जाएगा। ठीक है, अब अगर इसे मैं दूर लेके जा रही हूँ तो ये वापस रीअरेंज हो जाएंगे और ये न्यूट्रल बन गया। तो चार्जिंग कैसे हुई? तो हम क्या करेंगे, इसको तब तक इसके पास रखेंगे और इसको कुछ पल के लिए अर्थन कर देंगे। हम इसे टच कर सकते हैं या अर्थन कर देंगे। अब अगर हमने अर्थन किया तो आपको पता है कितना भी चार्ज हम ट्रांसफर कर सकते हैं अर्थ में। तो ये जो चार्ज है ना, ये ट्रांसफर हो जाएगा आपकी अर्थ में। ठीक है, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस चार्ज को इस ग्लास रोड ने अट्रैक्ट किया हुआ है और जैसे ये चार्ज ट्रांसफर होगा, ये यहाँ से ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर होने के बाद हमने अर्थन को हटा दिया, इसको नहीं हटाया है, पहले अर्थन को हटाया। अब अर्थन कनेक्शन को हटाने के बाद अब इसे रिमूव करेंगे और बाद में जब हम इसे रिमूव करेंगे तो आपकी जो ये नेगेटिव चार्ज था ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऑल ओवर द सरफेस और वो सरफेस आपको कैसे बिहेव करेगा? एज ए नेगेटिव चार्ज सरफेस बिहेव करेगा। तो आपने कर दिया ना बिना टच किए किसी बॉडी को चार्ज। ठीक है, अगर दो कॉन्टेक्ट में होते तो क्या होता? हम स्टार्टिंग से ले सकते हैं कि आपके पास दो बोल्स हैं जो कि न्यूट्रल हैं और टच में है, ये एक दूसरे के काफी टच में है, न्यूट्रल है ये दोनों और इनको अर्थन किया हुआ है, मींस अर्थ में ना सॉरी इनको इंसुलेट किया हुआ है, तो ये अर्थ में चार्ज को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब जैसे ही हम चार्ज रोड इसके पास लेके आ रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आप चाहो, अगर आप नेगेटिव लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और अगर आप पॉजिटिव लेके आएंगे तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव लेके आए तो यहाँ क्या होगा? नेगेटिव को अट्रैक्ट किया, यहाँ क्या हो गया? पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव इस वाले नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और यहाँ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अब क्या होगा? अब ये जब टच में है तो ये चार्ज रिकम्बाइन हो जाएंगे एक दूसरे के साथ और क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल। और हम क्या करेंगे? न्यूट्रल होने के बाद दोनों को अलग अलग कर देंगे। इसे बाद में हटाएंगे, इसे पहले नहीं हटाएंगे, पहले इन दोनों को अलग अलग करेंगे। दोनों को अलग अलग करेंगे तो यहाँ नेगेटिव रहेगा और यहाँ पॉजिटिव रहेगा। अब हम क्या करेंगे? इनके पास थे ना थोड़े से नजदीक, इनके नजदीक जो ग्लास रोड थी उसे रिमूव कर दिया। रिमूव करने पर क्या होगा? जो चार्ज है वो इक्वली स्प्रेड होगा। ये आपके मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ऑल ओवर द सरफेस, तो स्प्रेड हो जाएगा और ये हटाते ही आपका चार्ज ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। तो इट मीन्स ये बॉडी है ये आपकी नेगेटिवली चार्ज की तरह बिहेव करेगी और ये आपके पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगी। और इसमें रोड के साथ कोई एक्चुअल कॉन्टेक्ट हमने नहीं कराया, डिस्टेंस से ही चार्ज करने की कोशिश की है और इसी प्रोसेस को हम कहेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है बेटा, आई होप आज के लिए काफ़ी है इतना। हमने आज स्टडी किया है चार्ज की टाइप्स, ओरिजिन ऑफ चार्ज, वर्क फंक्शन के बारे में। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में, जिस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी मोस्ट ऑफ पूछा जाता है। ठीक है, तो कई प्रॉपर्टीज हैं चार्ज की बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लेते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए बेटा, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।